अगर अब इसके बाद देखो हम पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर। अगर हम स्टार्टिंग से टॉपिक की बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने नेचर स्कोप और पर्पस की बात की थी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा मेजर जो ब्रीफ है स्टार्टिंग का लेवल वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक का। चलिए चलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जनरली फॉल्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। अगर बिल्कुल नैरो पॉइंट की हम लोग बात करें ना कि कहाँ पे किस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, तो नॉर्मली वो ग्रामेटिकल एरर आ गया हमारे पास, या फिर लॉजिकली लिखा कुछ और है समझ कुछ और आ रहा है, या ग्रामेटिकल की वजह से हमें नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जैसे कि शैल में वाली चीज़ थी हमारे पास, इन एंड और वाली चीज़ थी। आगे चलते हैं। While courts also classify the statutes themselves to determine which interpreted rules apply, the process of interpretation is fundamentally divided by how much a judge looks beyond the written text. ठीक है, मेजर इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है, फंडामेंटली डिवाइडेड इस तरीके से होता है कि जज किस तरह उसको बियॉन्ड रिटन टेक्स्ट देखता है और उसको समझ पाता है और उस हिसाब से डिसीजन ले पाता है ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, काइंड्स की बात करें इंटरप्रिटेशन की, ग्रामेटिकल हमने जो पढ़ा था अभी, और लॉजिकल। ग्रामेटिकल को लिटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और लॉजिकल फंक्शनल हो गया। तो लिटरल और फंक्शनल, अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो इस बात को भी ध्यान रखना है अगर एग्जाम में आए तो। ग्रामेटिकल की बात करते हैं, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द लेटर ऑफ द लॉ। ग्रामेटिकल में लेटर ऑफ द लॉ को हम लोग मेन फोकस करते हैं, जिसको लिटेरा लेजिस बोलते हैं लैटिन में। लिटेरा लेजिस ये इंटरप्रिटेट करता है वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेचर यूजिंग ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग एंड रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ग्रामेटिकल और लिटरल में तो यहाँ पे डिक्शनरी और ग्रामर के रूल से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब इसका यूसेज क्या है, इसका प्राइमरी और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन है जब लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट प्लेन हो, ठीक है, सिंपल सा हो और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अनएम्बिगियस हो। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ बहुत ईजी है पर हमें नहीं समझ आ रहा तो हम लोग ग्रामेटिकल मेथड यूज़ कर लेंगे थ्रू डिक्शनरी। और अगर डिक्शनरी की बात की जाए तो ये एक्सटर्नल एड है। ठीक है, अब हम लॉजिकल के अंदर आते हैं। ये फोकस करता है ऑन द स्पिरिट ऑफ लॉ, कि लॉ की क्या आत्मा कहती है, इंटरनल बात क्या है उसकी। ठीक है, सेंटेंसिया लेजिस बोलते हैं इसको भी लैटिन में। इट लुक्स बियॉन्ड द लिटिल वर्ड्स, ये लिटिल वर्ड्स के बियॉन्ड देखता है और फाइंड आउट करता है ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स दोनों को यूज़ करके। इसका यूसेज क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयड ओनली व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एम्बिगिटी। ये तभी यूज़ होगा जब ऊपर वाला फेल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करने में फेल हो जाएगा जिसकी वजह से एम्बिगिटी, एब्सर्डिटी और इनजस्टिस होगा तो हम लोग लॉजिकल पॉइंट यूज़ करेंगे। चलें आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके कुछ कुछ ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं 4-4 मार्क्स में, तो हमें उसी हिसाब से लिखने होंगे। जैसे कॉडिफाइंग स्टैट्यूट्स देखा एग्जाम में हम लोगों ने, कंसोलिडेटिंग भी, डिक्लेरेटरी भी, ठीक है, और टैक्सिंग स्टैट्यूट्स और पेनल स्टैट्यूट्स भी। तो हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये है स्टैट्यूट्स की क्लासिफिकेशन, सिर्फ स्टैट्यूट्स की क्लासिफिकेशन मतलब लॉज की क्लासिफिकेशन। अगला हम इसमें चलते हैं। स्टैट्यूट्स आर ऑफन क्लासिफाइड, स्टैट्यूट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है बाय देयर पर्पस विच डायलेट्स वेदर दे शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, नाउअडेज और लिबरली, ब्रॉडली, कि किस तरीके से उसको क्लैरिफाई किया जाए, समझा जाए स्टैट्यूट्स को, स्ट्रिक्टली, नैरोली या फिर ब्रॉडली। अब इसके अंदर हम टाइप्स देखते हैं। कॉडिफाइंग स्टैट्यूट्स क्या है, सिस्टमैटिकली स्टेट द एंटायर लॉ ऑन द सब्जेक्ट। देखो, कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स होता है जिसको हम कोड में डिफाइन करते हैं, कोडिफाइंग टोटली मतलब सारा कवरली, जो कि सिस्टमैटिकली इसमें चलेगा। जैसे कि इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट बताया हुआ है, सक्सेशन एक्ट, जिसमें वो सारे पॉइंट्स बताए होते हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसके राइट से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट। तो इस तरीके से ये कोडिफाइंग है। ये क्या करता है, सिस्टमैटिकली बताता है, स्टेट द एंटायर लॉ ऑन अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगला चलता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स, कंसोलिडेट करना। कंबाइन, कंसोलिडेटिंग का मतलब ये होता है सबको जोड़ के जैसे बनाए, नाम से पता चल रहा है। तो अंदर मतलब देखते हैं, कंबाइन मल्टीपल एग्जिस्टिंग लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल लॉज उन सबको कंबाइन करके इनटू वन, जैसे कि CRPC,
ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पे अलग है देखो। और अगर हम यहाँ पे मैट्रिमोनियल एक्ट या फिर हम लोग उसकी बात करें मेंटेनेंस एक्ट की, वो वाली एग्जांपल ऊपर आ सकते हैं। पर अगर पूरे टॉपिक की बात करें तो सीपीसी या सीआरपीसी वो कंसोलिडेटिंग में आएगा। अब डिक्लेरेटरी में कुछ डिक्लेरेटरी जैसे ही स्टैट्यूट्स आएंगे, जैसे कि पास, ये पास तभी होते हैं टू रिमूव डाउट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ वन एग्जिस्टिंग लॉ। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास कोई ऑलरेडी डाउट हो एग्जिस्टिंग लॉ का और उसको हटाने के लिए हम लोगों ने एक नया लॉ पास किया, तो एक डिक्लेरेटरी डिक्लेयर करने वाला स्टैट्यूट्स। रेमेडियल स्टैट्यूट्स होता है जो रेमेडी प्रोवाइड करे, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, प्रोवाइड अ न्यू रेमेडी और सोशल बेनिफिट हो सकता है। दीज आर इंटरप्रिटेटेड लिबरली टू फुलफिल द वेलफेयर पर्पस, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें हम लोग लेबर लॉ एक्ट डाल सकते हैं क्योंकि वेलफेयर पर्पस से। पेनल स्टैट्यूट्स, अब यहाँ पे ये सज़ा से रिलेटेड है ना, इंडियन पेनल एक्ट वाला। तो पेनल स्टैट्यूट्स इसमें है डिफाइंड ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, दीज आर इंटरप्रिटेटेड स्ट्रिक्टली टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। अगला है टैक्सिंग, इसमें टैक्स से रिलेटेड वाले जो स्टैट्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड बात की गई है। इम्पोज टैक्सेस लाइक पेनल लॉज, दीज आर इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। अब ये सारे टैक्स पेयर से रिलेटेड ही हैं तो उनके फेवर में जाता है, उनके फेवर में ही रूल आउट करने के लिए इंटरप्रेटेड किया जाता है। तो ये टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं। अगला है इनेबलिंग डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स, इनेबल करना या डिसेबल करना, मतलब पढ़ते हैं इसमें रिस्पेक्टिवली लॉ समथिंग प्रीवियसली प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्ट कॉमन लॉ राइट्स। अब इसके मतलब में आता है रिस्पेक्टिवली लॉ, देखो लास्ट वाले में बात करते हैं इनेबल और डिसेबल स्टैट्यूट्स में। इसमें क्या है रिस्पेक्टिवली, ये किस तरीके से काम करता है, अलो समथिंग प्रीवियसली प्रोहिबिटेड, वो अलो करना जो कि पहले प्रोहिबिटेड था, और रिस्ट्रिक्ट करना कॉमन लॉ राइट्स, ठीक है। तो कोई ऐसे स्टैट्यूट्स जिसको इनेबल किया हो या डिसेबल किया हो तो वो इसमें आते हैं। एक बार इनके पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं। कोडिफाइंग में कोडिफाइंग वाली चीज़ बताना, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट याद रखेंगे हम। कोडिफाइंग, कंसोलिडेटिंग में सबको इकट्ठा करना, सीआरपीसी सीपीसी। डिक्लेरेटरी में डिक्लेरेटरी हो गया हो, किसी को डाउट्स को रिमूव करके कोई हमें नया लॉ बनाना हो, ठीक है। रेमेडियल स्टैट्यूट्स, रेमेडियल में हम लोग रेमेडीज़ की बात करेंगे वेलफेयर के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की तरह। पेनल स्टैट्यूट्स में हम लोग ऑफेंसेस और पनिशमेंट के बारे में इंटरप्रिटेट करेंगे। टैक्सिंग में हम लोग टैक्स पेयर्स के फेवर में या फिर उनके किसी भी बात को समझने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए बात करेंगे। इनेबलिंग डिसेबलिंग में इनेबल डिसेबलिंग वाले स्टैट्यूट्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा है, इसी के अंदर मेजर से 3 पॉइंट्स ओवर हैं, ये भी मैंने पढ़े थे। अगर इस तरीके से आते हैं तो हम लोग भी ध्यान रख लेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में मैंने ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव देखा था। तो ये चीज़ क्या है, ये भी एक हिसाब से टाइप से क्लासिफिकेशन ही है स्टैट्यूट्स के, बट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बाय मेथड और ड्यूरेशन, ठीक है, ये ड्यूरेशन के हिसाब से है। अब इसमें देखो लाइन वाइज से शुरू कर लेते हैं। 3 है, मैंडेटरी वर्सेस डायरेक्टरी, दोनों नाम से डिफाइंड हो रहा है। अंदर पढ़ते हैं। मैंडेटरी स्टैट्यूट्स रिक्वायर, मैंडेटरी स्टैट्यूट्स, मैंडेटरी है कोई चीज़ तो मैंडेटरी ही होगी, तो इसमें क्या है रिक्वायर करता है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, और अगर फेलर मेक्स एन एक्ट वॉइड, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, किसी भी चीज़ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना, और अगर फेल हो जाते हैं तो वो एक्ट कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगा। तो ये वो वाले स्टैट्यूट्स है कोई मैंडेटरी स्टैट्यूट्स। वाइल डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स मेरेली प्रोवाइड गाइडेंस, जबकि जो डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स है, डायरेक्टरी हो गया किसी चीज़ के लिए डायरेक्ट करना, समझाना, बताना, वो वाले स्टैट्यूट्स, और ये मुश्किल से ही कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, डायरेक्टरी जो है मेरेली प्रोवाइड गाइडेंस। टेम्पररी और परमानेंट पे आते हैं। टेम्पररी स्टैट्यूट्स हैव अ फिक्स एक्सपायरी डेट, ओब्वियसली टेम्पररी है तो फिक्स्ड एक्सपायरी डेट है, जैसे कि फाइनेंस एक्ट आया था और उड़ भी गया। वेयर एज द परमानेंट स्टैट्यूट्स रिमेन इन फोर्स अंटिल रिपील्ड, और परमानेंट तब तक रहेगा इन फोर्स में जब तक वो रिपील ना हो जाए, दोबारा से उसमें कोई चेंजेस करके दोबारा उसको एप्लीकेबल ना कर दें, ठीक है। लास्ट वाले में आते हैं प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव लॉज अप्लाइज टू द फ्यूचर, हाँ, इन दोनों चीज़ों में अगर कभी आ जाए तो कन्फ्यूज़न इस तरीके से हटाना अपनी। प्रोस्पेक्टिव की जो बात है वो है फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है।
और रेट्रोस्पेक्टिव है ये पास्ट से रिलेटेड होता है, वाइल रेट्रोस्पेक्टिव लॉस इफेक्ट द पास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मेजरली कई सारी जो बात है लॉज है या इंटरप्रिटेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव पर्पस से ही यूज़ होती है, क्योंकि लॉ बनाने का तब स्टैट्यूट बनाने का इंटेंशन क्या था और क्या बात हुई थी तब, क्या सोच के बनाया था, तो उस हिसाब से आज के टाइम पे हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो सारा कुछ रेट्रोस्पेक्टिव वे में होता है। ठीक है, पी से आप प्रेजेंट या पास्ट सोच सकते हो, पर है उसका अपोजिट। ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है उल्टा, तो इस तरीके से भी ध्यान रखना अगर किसी को किसी तरीके से कंफ्यूजन होती है। मोस्टली रेट्रोस्पेक्टिव ही है कोई भी चीज़ लॉ में अगर बात कर रहे हैं, पास्ट के बेस पे ही डिसाइडेड है। ओके, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।